गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हमने क्लास 8 में फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ा है। फोर्स एंड प्रेशर में अपन ने एक्सरसाइज भी कंप्लीट की है। जो बाकी जो आधी बच्ची एक्सरसाइज है उसके नोट्स मैं आज आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उसको फिर नोटबुक में कर लेना, ठीक है। जो आज का अपना चैप्टर है वो चैप्टर 12 फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन का जो मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है वो चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर में मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन होता क्या है। कि फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स है जो हमेशा मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। कोई मूविंग बॉडी है ना, कोई मूविंग बॉडी है तो उसके अपोजिट जो फोर्स लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन जो फोर्स है वो दो सरफेस के बीच में लगेगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दो सरफेस के बीच में लगता है, ठीक है। कि एक बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरी बॉडी मूव कर रही है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा किधर, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। और वो क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा और लास्ट में जाके वो बॉडी किसके अंदर आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। जो मूविंग बॉडी है वो किसके अंदर आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो जैसे कि एक हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट है, अपन उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अपन उसको पुश कर रहे हैं मतलब उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। वो अपनी जगह पे है, अभी रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा। एक हैवी ऑब्जेक्ट अपन उसको पुश कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे है, वो मूव नहीं कर रहा। मतलब क्या है, उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है ना, तभी वो मूव नहीं कर रहा। कि दूसरी सरफेस और उसके सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तभी वो मूव नहीं कर रहा। अपने को उसको मूव कराने के लिए फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में ना, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अपन इसको इधर पुश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इधर, ठीक है। तो अपने को इस फ्रिक्शन से ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे तभी वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अपन बोल सकते हैं कि जब अपन एक बॉल को लुढ़काते हैं, ठीक है, रोल कराते हैं, तो कुछ टाइम के बाद में वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्यों? क्योंकि सरफेस और बॉल के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या करता है, उसको लास्ट में जाके रेस्ट में ला देता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो इसी चैप्टर में अपन फ्रिक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन होता है क्या, इसकी डेफिनेशन देखिए कि फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट और स्टॉप्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, है ना। फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स है जो मूविंग ऑब्जेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और उसको स्लो करता है या लास्ट में उसको रेस्ट में ला देता है ना। उसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन का एग्जांपल भी मैंने लिखा है यहाँ पे। वी अप्लाई ब्रेक्स व्हेन एवर वी ट्राई टू स्लो डाउन द बाईसाइकिल, है ना। कि बाईसाइकिल को अपने को स्लो करना है तो अपन उसके ऊपर क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, फ्रिक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। अब जो फ्रिक्शन को जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर है कि फ्रिक्शन किसकी वजह से प्रभावित होता है, किसकी वजह से अफेक्ट होता है, कि फ्रिक्शन कब ज़्यादा होता है कब कम होता है, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखो, दो सरफेस है, अगर दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगेगा ना, कि एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, ठीक है, ये दो सरफेस हो गई, दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इधर मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इन दोनों सरफेस के बीच में लगेगा, किधर, अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर दोनों सरफेस, अब जो फैक्टर है जिसकी वजह से फ्रिक्शन अफेक्ट होता है, अगर दोनों सरफेस इरेगुलर सरफेस हो तो फ्रिक्शन वहां पर ज्यादा लगेगा। इरेगुलर सरफेस हो तो क्या होगा, वहां पे इंटरलॉकिंग सिस्टम हो जाएगा। मतलब क्या है कि एक सरफेस है ना जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है और दूसरे सरफेस उसके बीच में भी गैप है ना, वही तो रफ सरफेस होती है ना। तो उसके गैप में दूसरे मॉलिक्यूल्स फंस जाते हैं, एक सरफेस की गैप में दूसरे मॉलिक्यूल्स फंस जाते हैं, उसी को तो अपन इंटरलॉकिंग बोलते हैं, है ना। तो रफ सरफेस में इंटरलॉकिंग ज़्यादा होता है ना, यही फ्रिक्शन का एक कारण है। अगर रफ सरफेस होगी, इरेगुलर सरफेस होगी उसकी, और वहाँ पे इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगा तो यही फ्रिक्शन का कारण है। तो वहाँ पे अपने को फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मूव करने के लिए, ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन कहाँ पर ज़्यादा लगेगा, रफ सरफेस पे,
क्योंकि रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज ज़्यादा होती है, इरेगुलरिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन टू सरफेसेस, है ना। दो सरफेस की इरेगुलरिटीज की वजह से वहाँ पर इंटरलॉकिंग ज़्यादा होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। इवन वेरी स्मूथ सरफेस हैज़ वेरी स्मॉल irregularities that get locked into one another when one surface try to move। ठीक है, स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटीज कम होती है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, और रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज ज़्यादा होती है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जो सेकंड इसका फैक्टर है वो क्या है, प्रेशर, कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा है तो फ्रिक्शन भी उस पर ज़्यादा लगेगा, और कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी सरफेस पे कम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी कम लगेगा। प्रेशर एक्सर्ट मतलब एक भारी ऑब्जेक्ट है, वो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा है ना दूसरी सरफेस पे, तो अपने को उसको हिलाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वैसे ही एक हल्का ऑब्जेक्ट है, वो प्रेशर कम एक्सर्ट कर रहा है तो उसको हिलाने के लिए अपने को कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर प्रेशर कम है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होगा। ये सेकंड इसका फैक्टर है। तो ये दोनों फैक्टर मैंने बता दिया। फर्स्ट फैक्टर क्या था, ये फर्स्ट फैक्टर है कि अगर रफ सरफेस होगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम लगता है, क्योंकि रफ सरफेस में इरेगुलर जो मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स है उसमें इरेगुलरिटीज ज़्यादा होती है, रेगुलर नहीं होते वो। तो क्या होता है, वहाँ पे इंटरलॉकिंग सिस्टम ज़्यादा होता है जिससे फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। जबकि स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटीज कम होती है तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम लगेगा। दूसरा क्या बताया था, प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, प्रेशर कम होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा। तो आज की क्लास में अपन ने फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ी और फ्रिक्शन के जो फैक्टर है वो पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फ्रिक्शन के टाइप, कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।